हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। साथ ही टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आपको टाइम टू टाइम कराता रहता है, और वो भी 100% फ्री। तो आज का वीडियो भी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन से ही है। क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का आज हम लेकर आए हैं मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन नंबर 4। तो बिल्कुल ही मुस्तैदी के साथ आप लोग अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हिंदी के ही सॉल्व करते रहिए, सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ रहा है, और उनको आप उतने ही अच्छे से करते रहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे आपके रिवीजन होता जाता है। तो उसके लिए आपको ये नहीं रहे कि हमें अलग से करें। जहाँ आपको सैम्पल पेपर में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको पता है कि ये चीज़ हमसे ठीक से नहीं हुई, तो आप उसको जाके एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपनी गलतियों को आप सुधार सकते हो, क्योंकि ये आपकी एक प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उन्हें हम सुधार नहीं सकते। इसे गलतियों को पहले सुधार लीजिए और फाइनल एग्जाम अच्छे से दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, यानी कि सामान्य निर्देश, इनको हम पढ़ते हैं। आपको पता है समय 3 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 8 आपका 80 मार्क्स का होता है। इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में आ और बा में विभक्त किया गया है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के क्रमशः उत्तर दीजिए, मतलब आपको लाइन से देना होता है। ये अपनी आदत में डाल लीजिए कि हमेशा पेपर जब भी आप शुरू होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा सीक्वेंस में करेंगे। कभी भी सीक्वेंस को ब्रेक मत करिएगा कि चलो नहीं, हम पहले लेखन कार्य कर लेते हैं, फिर व्याकरण कर लेते हैं, फिर लिटरेचर कर लेंगे, फिर अपठित गद्यांश कर लेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना। हमेशा सबसे नंबर 1 पे जो अपठित गद्यांश रहता है, फिर आपका काव्यांश रहता है, फिर उसके बाद व्याकरण रहता है, फिर लिटरेचर रहता है, फिर आपके बाद में लेखन कार्य रहता है। सेम इसी सीक्वेंस से आप काम करिएगा। सारे आंसर क्वेश्चन सारे सीक्वेंस में लीजिएगा। 1 to 17 क्वेश्चन से हमेशा सीक्वेंस में। खंड आ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके अंदर आपके 49 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्न करने हैं और टोटल एमसीक्यूज बेस्ड हैं। कौन से प्रश्न आपको नहीं करने हैं, जहां ऑप्शंस दिए होंगे अंदर में, वो उसके हिसाब से आप काम करोगे। खंड बा आपका वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव है टोटल। यहाँ पर हर प्रश्न के साथ विकल्प है, उसको ध्यान से पढ़ते हुए आपको करना है। तो टोटल प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हैं। 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न आपके खंड आ में हैं, और 11 से लेकर 17 तक के प्रश्न आपके खंड बा में आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो है अपठित बोध। खंड आ का पहला प्रश्न है अपठित बोध, यानी कि अपठित गद्यांश आएगा सबसे पहले। ये गद्यांश को हमने पढ़ना है और इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। 5 मार्क्स का हमारा ये पूरा प्रश्न रहेगा, मतलब 1 मार्क्स ईच रहेगा। तो देखिए क्या है, यदि कथा वस्तु रोचक नहीं है तो पाठक उसे पढ़ेंगे ही क्यों। रोचकता ही तो लेखक को उपन्यास की ओर आकर्षित करती है। रोचकता लाने के लिए लेखक को कौतूहल और नवीनता की सृष्टि करनी चाहिए। पाठक कथा में अपने ही जीवन जगत का प्रतिबिंब देखना चाहता है, और इसीलिए वह उसे पढ़ता है। क्योंकि लेखक की ही भांति पाठकों का भी अहम से अनादि लगाव है। जग जीवन में जो घटनाएं घटित ना हो सके, उनका वर्णन इस लगाव के लिए घातक होता है। इसीलिए लेखक को सदैव घटनाओं की संभाव्यता के प्रति सचेत रहना चाहिए। मौलिकता भी कथा वस्तु का अनिवार्य तथ्य है। जो बातें पाठक जानते हैं उनके प्रति उनमें कोई आकर्षण नहीं हो सकता। अतः लेखक को चाहिए कि वह अपनी कला प्रतिभा के बल पर पाठकों की चिर परिचित घटनाओं को भी उनके समक्ष जीवन रूप में मौलिकता के साथ प्रस्तुत करे। तब पाठक को ग्राह्य हो जाएगी। कहने का भाव यह है कि किसी भी सफल कथा के कथानक में रोचकता, संभावना और मौलिकता का होना परम आवश्यक है। तो मतलब एक कहानी को कोई व्यक्ति क्यों पढ़ता है और क्यों उसमें अपने ही जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों को खोजता है। तो कोई भी कहानी, कोई भी कथा तभी प्रचलित होती है जब उसमें रोचकता, संभावना और मौलिकता का परम संगम हो। ये हो गया गद्यांश। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए। पाठक किसी रचना को कब पढ़ते हैं? कथा वस्तु के नीरस होने पर, कथा वस्तु के रोचक होने पर, कथा वस्तु के विचित्र होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो गद्यांश के हिसाब से क्या है, वो कथा वस्तु के रोचक होने पर ही उस रचना को पाठक पढ़ते। पाठक माने कि जो पढ़ने वाला है, जैसे हम हैं। हम अगर कोई बुक लेकर पढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम पाठक हो जाएंगे।
अपनी रचना में रोचकता लाने के लिए लेखक क्या करता है? कोई भी लेखक उसकी कथा मतलब जो रचना कर रहा है, चाहे कोई भी चीज़ कर रहा हो, कविता लिख रहा हो, लेखन में लेख लिख रहा हो, कहानी लिख रहा हो, निबंध है, उपन्यास है, कुछ भी लिख रहा हो, उसमें रोचकता लाने के लिए वो करता क्या है? रचना में नवीनता और कौतूहल की सृष्टि करता है, रचना में विचित्र घटनाओं का समावेश करता है, अपने जीवन से संबंधित किसी घटना को रचना का आधार बनाता है, दूसरों के जीवन को आधार बनाकर कथा वस्तु का सृजन करता है। तो रोचकता लाने के लिए लेखक क्या करता है? वो रचना में नवीनता और कौतूहल की सृष्टि करता है, यानी कि उसमें एक तो नयापन लेकर आएगा और दूसरा क्यूरियोसिटी को बनाए रखता है। तो तभी अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जब पाठक के अंदर ये कौतूहल यानी कि क्यूरियोसिटी बनी रहेगी तो वो कहानी को आगे पढ़ता जाएगा। कथा वस्तु का अनिवार्य तत्व किसे माना गया है? सरसता, नीरसता, मौलिकता या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर हम बोलेंगे सबसे आवश्यक तत्व है मौलिकता, यानी कि जो भी चीज उसके अंदर रखी जाए वो काल्पनिक ना होकर मौलिक हो, यानी कि वो जिसमें हम अपने आप को उस कहानी से जोड़ सके कहीं ना कहीं पर। किस प्रकार की घटनाओं का वर्णन उपन्यास में घातक होता है? जैसे कौन कौन सी है? असंभावित घटनाओं का, रोचक घटनाओं का, जिनका संदर्भ और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अलग हो, या हम बोलेंगे का और गा दोनों। तो सही ऑप्शन है हमारा का और गा दोनों, यानी कि असंभावित घटनाओं का, जो संभव ही नहीं है ऐसी घटनाओं का हो जाना, और दूसरा जिनका संदर्भ और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अलग हो। मतलब अगर हमारे परिवेश से नहीं मिलेगा तो शायद उस कहानी को हम पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए जो है ऐसी घटनाएं या कोई चीज़ जो हमसे संबंधित ना हो वो उपन्यास के लिए घातक हो सकती है। देखिए कोई भी फेमस जितनी भी आप उपन्यास उठा के देखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कनेक्टेड, हमारे परिवेश से कनेक्टेड रहते हैं, तभी वो सफल होते हैं। किसी भी सफल कथा के कथानक में किन तत्वों का होना परम आवश्यक है? तो क्या होगा? देखिए रोचकता, संभावना और मौलिकता, असंभावता। तो सही ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो है घा, यानी कि का और खा हमारा दोनों सही। तो तीन चीजें हमने बताई थी, रोचकता, संभावना और मौलिकता। किसी भी कथा के कथानक में अगर ये चीजें हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है कथा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास 2 काव्यांश दिए हैं, दोनों में से आपको कोई एक काव्यांश करना है, ठीक है। तो सबसे पहला और जितने जो 2 काव्यांश दिए हैं सब पे 5-5 प्रश्न है, तो जो भी आप काव्यांश करोगे उसके 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, तो ये हो जाएगा 5 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स ईच। तो पहला काव्यांश है, देखिए ध्यान से पढ़िए। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मत रता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीवन हो तो मरने से नहीं डरो रे। स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है। नत हुए बिना जो वो अश्नी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही अब आग सहोरे। तो यहाँ पर अपने जीवन के संघर्षों से हमें लड़ने की प्रेरणा दी जा रही है। हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है, और कभी भी मृत्यु से नहीं डरना है, ये ध्यान रखना है। अब इस पर पहला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है। शीश कटने पर भी आन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मृत्यु से डरना व्यर्थ है, वह तो आएगी ही। मृत्यु हमें कमजोर बनाती है। मौत के डर से अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए, मौत जीवन में एक समझौता है। तो क्या है, शीश कटने पर भी आन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मौत के डर से अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया है, हमको वहां तक जाना है, हमें लग रहा है कि अरे नहीं, इसके रास्ते में अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारी मौत ने हम मर जाएंगे। अगर ये डर आपने अपने अंदर पाल लिया तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शीश कटने के डर से कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए। नेक्स्ट है, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। पंक्ति का आश्रय क्या, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तात्पर्य और आश्रय दो अलग अलग चीजें होती है। तात्पर्य का अर्थ हो जाता है कि इसके पीछे पीछे क्या अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, लाइन का सीधे सीधे अर्थ क्या है वो आप बताएंगे। लेकिन जहां पर आश्रय शब्द आ जाता है, ध्यान रखिए कि इस पंक्ति के पीछे कवि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। इनको सिर्फ एक माध्यम मान के एक चीज सामने लाइन रखी गई, लेकिन बात वो हमसे कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो क्या है, डर कर जीना जीवन नहीं, डर डर कर आदमी हर पल मरता है, निर्भीक जीवन में मृत्यु का डर नहीं है। और चौथा है, वही सच्चा जीवन है जिसमें मृत्यु तक का भय ना हो। तो क्या है, जीना है तो मरने से नहीं डरो रहे, पंक्ति का आश्रय है वही सच्चा जीवन है जिसमें मृत्यु का भय ना हो। अर्थात हमें अगर हर समय डर लगेगा हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो क्या होगा, हम किसी काम को करेंगे ही नहीं। भाई मरने वाला आदमी तो घर में बेड के नीचे उसने पैर रखा, फिसल गया तो भी तो मर जाएगा, है ना। तो फिर अगर मरना है तो फिर हम किसी न किसी बहाने से मर ही जाएंगे, और उस डर से हम क्या होंगे कि कोई कार्य ही ना करें तो बेकार है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है सच्चा जीवन वही है जहां पर हमें मरने का बिल्कुल भी भय ना हो। स्वतंत्रता व्यक्ति का आंतरिक गुण है, क्योंकि यह बाहर से सीखा नहीं जा सकता, यह व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा है। स्वतंत्रता की धुन अत्याचारों की परवाह नहीं करता। चौथा है, स्वतंत्रता की धुन केवल आंतरिक होती है, बाहरी नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता व्यक्ति का आंतरिक गुण है, क्योंकि स्वतंत्रता की धुन आंतरिक होती है, बाहरी नहीं। कहने का मतलब, अगर आप स्वतंत्रता पाना चाहते हो तो ये धुन आपके अंदर भीतर से आएगी, बाहर बनावटी रहेगी तो फिर वो कुछ नहीं, आप थोड़ी देर स्ट्रगल करोगे फिर आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आंतरिक रहेगी तो आप अपने जीवन की आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ते रहोगे। इसके उदाहरण आप देखते हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्रामी, उनके पास आंतरिक धुन थी, इसीलिए उनके प्राण भी चले गए मगर उन्होंने हार नहीं मानी। चौथा क्वेश्चन है, अश्निघात शब्द का अर्थ क्या है? कोड़े की मार, घाव, तलवार का प्रहार या बिजली का गिरना। तो यहां पर अश्निघात का अर्थ है कोड़े की मार। उपर्युक्त कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो हमने कविता पढ़ी उसका एकदम सटीक शीर्षक हमें निकालना है। मृत्यु का भय, स्वतंत्रता की धुन, छोड़ो मत अपनी आन, अन्याय अत्याचार। तो यहाँ पर सही क्या है, वो है अन्याय और अत्याचार। यानी कि आपके ऊपर कोई भी अन्याय करे, अत्याचार करे, लेकिन हमें जो है स्वतंत्रता की धुन को नहीं छोड़ना है, हमें अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना है। हमें ऐसा नहीं है कि जो है हम डर जाएं किसी चीज़ से और अपने लक्ष्य को त्याग दें। अब आ जाते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे, यानी कि हमारा दूसरा जो काव्यांश है, पढ़ते हैं। आंसू से भाग्य पसीजा, हे मित्र कहाँ इस जग में, नित यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग में। कुछ तनिक ध्यान से सोचो, धरती किसकी हो पाई, बोलो युग युग तक किसने किसकी विदुदावली गाई। मधुमास मधुर रुचिकर है, पर पतझर भी आता है। जग रंग मंच का अभिनय है, तो आता सो जाता है। सचमुच वही जीवित जिसमें कुछ बल विक्रम है, पल पल घुड़दौड़ यहाँ बल पौरुष का संगम है। दुर्बल का सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता है, वीरों के ही गीतों को इतिहास सदा दोहराता है। फिर क्या विषाद भय चिंता, जो होगा सब सह लेंगे, परिवर्तन की लहरों से जैसे होगा बह लेंगे। तो यहां पर क्या बोला इन्होंने कि समय कभी ठहरता नहीं। आज आपका बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त आएगा। तो आपको हमेशा तैयार, मतलब जो आया है उसे जाना है, ये निश्चित है। तो वही चीज उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमको जो है निर्भीक होकर जीना है। अगर हम डर गए तो जीवन, ये संसार हमें नहीं जानेगा, क्योंकि वीरों के ही गीतों को हमेशा गाया जाता है। हमें हमेशा जो है निर्भीक होकर जीना है। जो होगा जीवन में उसको झेलेंगे। क्या करना, मतलब ये बोलोगे अरे यार तकलीफ आएगी हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। अब जो होगा उसको हम झेल लेंगे, क्या करना है डर के। तो यही चीज हमें इस काव्यांश में बताई गई है। इस संसार में किसका प्रकाश फैलता है, कमजोर का, शक्तिहीन का, शक्तिशाली का या वाचाल का। तो किसका फैलता है, वो है शक्तिशाली का। दुनिया का क्या दस्तूर है कि
क्या दस्तूर है? जब रंगमंच का अभिनय है, जो आता सो जाता है, पतझर भी आता है, मधुमास मधुर रुचिकर होता है। तो यहाँ दुनिया का क्या दस्तूर है कि जो आता है सो जाता है। हम अगर पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे भी, ये निश्चित है। इतिहास केवल किनकी बात करता है? दुर्बल की, आम आदमी की, कलाकार की या वीरों की? तो इतिहास केवल किनकी बात करता है? वो है वीरों की बात करता है। विरुदावली शब्द का अर्थ क्या है? यश वर्णन यानी कि यश ज्ञान, निंदा स्तुति, कहानी कथा या इतिहास। तो ये क्या है? विरुदावली का नाम का अर्थ है आपका यश वर्णन, यानी कि किसी की वाहवाही और यश, जैसे महाराणा प्रताप के यश का यशगान किया जाता है, उनकी जो वीरता है, इन सभी के गान, कितने गाने बने, सब गाए जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? विरुदावली। उपरोक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक है परिवर्तन की लहर, मधुमास, इतिहास या वीरत्व। तो यहाँ पर इसका जो उपयुक्त शीर्षक रहेगा वो है वीरत्व, यानी कि अपनी वीरता को हमें बनाए रखने की प्रेरणा इसके अंदर दी गई है। समय आता जाता रहता है, मगर कभी भी हमें उससे हार नहीं माननी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6। ये 4 प्रश्न जो रहेंगे हमारे रहेंगे व्याकरण आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ रहा है प्रश्न संख्या 3, इसमें उपसर्ग प्रत्यय आधारित 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं और ये हमारा रहेगा 1 मार्क्स ईच। तो देखिए क्या है, पराजय शब्द में उपसर्ग है पराजय। तो यहां पर अगर मूल शब्द हम देखेंगे तो क्या है? जय। तो परा हमारा क्या हो गया? वो हो गया उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, परि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पर क्या है? परिक्रमा, परिभ्रमण, परिनाप, परिधि। तो यहां पर जो नहीं है वो है आपका परिधि। क्यों? देखिए यहां पर अलग करिए, क्रमा मूल शब्द है, भ्रमण मूल शब्द है, नाप मूल शब्द है, लेकिन हम परि में अगर अलग करते हैं तो नहीं। तो परिधि जो है वो हमारा शब्द है जो परि से नहीं बना है। नेक्स्ट आते हैं, चमकीला में प्रत्यय है चमकीला। तो अब अगर इसका मूल शब्द अलग करेंगे तो क्या होगा? चमक प्लस ईला, चमक प्लस ईला। तो मूल शब्द हमारा क्या हुआ? वो है गा। अब आते हैं, आपका ना प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अब आपको बताना है ना प्रत्यय से निर्मित शब्द है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसमें चलन, खून, दातून, पतलून। तो यहां पर आप देख रहे हैं दातून तो कोई शब्द नहीं होगा, पतलू भी नहीं होगा, खून भी नहीं होगा। तो यहां पर चल मूल शब्द है और ना हमारा क्या है? प्रत्यय। तो जो है ना प्रत्यय से निर्मित शब्द है चलन। बिकाऊ में प्रत्यय है बिकआऊ। तो यहां पर अगर मूल शब्द निकालेंगे तो क्या होगा? बिक हमारा मूल शब्द होगा और आऊ हमारा प्रत्यय होगा। तो आऊ शब्द है, हाँ बिल्कुल है, तो ये है हमारा गा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 में समास आधारित 5 प्रश्न हैं, जिनमें से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 मार्क्स जो का ये प्रश्न रहेगा, 1 मार्क्स ईच रहेगा। पहला प्रश्न है, पथ भ्रष्ट का विग्रह कर समास का नाम बताइए। पथ भ्रष्ट, विग्रह करिए, क्या होगा? पथ से भ्रष्ट। तो यहां पर से आ गया, से हमारा क्या है? कारक। और कारक आधारित हमारे समास कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास। तो यहां पर पथ से अलग हो रहा है, तो कोई चीज क्या होगा? वो हमारा, वो हो जाएगा हमारा जो अपादान कारक। ठीक है, तो देखिए क्या है? पथ से भ्रष्ट, ये आया हमारा गा वाला। देखिए पथ से भ्रष्ट यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, लाभ हानि का विग्रह कर समास का नाम बताइए। जाहिर सी बात है, अपोजिट वर्ड्स हैं, बीच में योजक लगा है, लाभ और हानि, और ये हमारा समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास। तो लाभ और हानि द्वंद्व समास हमारा एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, चौराहा का विग्रह कर समास का नाम बताइए। चौराहा, यहां पर पूर्व पद हमारा क्या है? संख्यावाची है। विग्रह अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 4 राहों का समाहार। तो उस जगह पर हमारे पास जहां पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या कहलाता है? हमारा द्विगु समास। तो ऑप्शन देखते हैं, 4 राहों का समाहार, द्विगु समास हमारा एकदम
सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं लंबोदर का विग्रह कर समास का नाम बताइए। लंबोदर शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गणेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या है? लंबा है उदर जिसका, ठीक है, और अर्थात गणेश। तो यहां पर ये सीधे क्या रहा है, जो पद हमारे सामने बनकर आया है लंबोदर, और इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो यहां पर लंबोदर का जो अर्थ निकल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं निकल रहा, ये किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है। तो उस कंडीशन में जहां पर दोनों ही पद गौड़ हो जाते हैं और नया निर्मित एक नया पद निकलता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। तो क्या है? लंबा है उदर जिसका अर्थात गणपति, जो हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं नीति निपुण का विग्रह कर समास का नाम बताइए। नीति निपुण, नीति निपुण तो क्या होगा? नीति में निपुण। क्या होगा? नीति में निपुण। में हमारा क्या आया? तत्पुरुष समास। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, तो सीधे क्या हो गया हमारा? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो नीति में निपुण तत्पुरुष समास होगा। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट पे, यानी कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, वही 1 मार्क्स ईच रहेगा। तो पहला प्रश्न है, आपने पाठ याद कर लिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपने पाठ याद कर लिया होगा, ध्यान रखिए। तो होगा यहां पे हम कंफर्म नहीं है कि कर लिया है, तो जहां पर हम कंफर्म नहीं होते, जहां पे हमें कुछ डाउट होता है, तो वो कौन सा हमारा वाक्य होता है? वो होता है संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, यदि वह आता तो हम घूमने चलते। अब यहां पर देखिए 2 वाक्य हैं, एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रही है और पहली क्रिया जो है वो दूसरे की तरफ संकेत कर रही है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। अब आते हैं, आज बाजार नहीं खुलेगा। सिंपल निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य में बदलिए तो क्या होगा? तो आज बाजार खुलेगा, आज बाजार खोलो, हो सकता है आज बाजार खुले, काश आज बाजार खुले। तो यहां हमें सिंपल विधानवाचक वाक्य में बताना है। तो आप अगर देखोगे तो ये विस्मयवाचक वाक्य है, ये है हो सकता है संदेहवाचक है, आज बाजार खोलो आज्ञावाचक है, आज बाजार खुलेगा ये एक विधानवाचक वाक्य है, एकदम सही। नेक्स्ट आते हैं, सूरज चमक रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। सूरज चमक रहा है एक विधानवाचक वाक्य है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो देखिए क्या है, सूरज नहीं चमक रहा, सूरज क्या चमक रहा है? क्या सूरज चमक रहा है? वह सूरज चमक रहा है। तो सिंपल यहां देख रहे हैं, क्या सूरज चमक रहा है, ये हमारा एकदम सही प्रश्न बन रहा है, तो ये हमारा एकदम सही है। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? चलिए गिनते हैं, ठीक है, और आंसर आपको मिल जाएगा। पहला हमारा विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। तो टोटल कितने हो गए? 8 जो हैं वो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा 8। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब हमारे सामने अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न आए हैं। इन 5 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है, बहुत सावधानी से करेंगे। देखिए क्या है, पथ पर चमचम चपला चमकी में अलंकार क्या है? देखकर समझ चुके होंगे आपका। चमचम चपला चमकी, चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, खुले कोरे पृष्ठ जैसा वही उज्जवल वही पारस रूप में अलंकार कौन सा है? तो आप यहां पर देख रहे हैं खुले कोरे पृष्ठ, यानी कि कोई बुक खोली जिसमें कोरे पृष्ठ खुल रहे हैं, जैसा वही उज्जवल वही पारस रूप, जो जैसा लग रहा है कि बहुत ही किसी का कोई धुला हुआ सा एकदम पारस, जैसे पारस जो होता है पत्थर, वो सफेद पत्थर होता है, तो जैसे लग रहा है कोई पारस पत्थर चमक रहा हो। तो यहां पर जैसा तैसा बताने की कोशिश करी जा रही है। सपोज करने का ऐसा मान लो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये हो मानो, तो यहाँ पर जहाँ पर हम जैसा, मानो, जनो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जहाँ सपोज करने की बात आती है वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट आते हैं, आए महंत बसंत में अलंकार है। अब यहाँ पर क्या है, महंत और बसंत
इन दोनों को क्या कर दिया है, ये तो दोनों के बीच में एकता ला दी है। बसंत को क्या बता दिया, महंत। हमारे यहाँ बहुत पूजनीय होते हैं ना महंत भाई, जो मंदिर होते हैं उनके सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको पूजा करने वाले बड़े पुजारी होते हैं, तो उनको बताया गया। तो महंत ऋतुओं का राजा होता है, सॉरी बसंत जो है वो ऋतुओं का राजा होता है, और महंत क्या होता है, वो हमारे कि जिसमें भाई उसमें हो क्या कहते हैं, पूजनीय होते हैं। तो इसलिए यहाँ इन दोनों के बीच में एकता ला दी गई है, बिल्कुल सारी भिन्नताओं को अलग करके। तो ये क्या हो गया, हमारा रूपक अलंकार हो गया है। नेक्स्ट है, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। तो यहां पर अलंकार क्या है, यहां पर बेनी शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। कहें कवि बेनी, तो यहां पर पहला बेनी जो है वो कवि है राम वृक्ष बेनीपुरी के लिए, और दूसरे बेनी यानी कि बेनी बयाल की चुराए लेनी, बयाल का तात्पर्य क्या होता है, बिल्ली से होता है। तो बिल्ली की चोटी तो होती नहीं है, तो क्या हुआ, जैसे लग रहा है उसकी पूंछ को चुरा लिया गया है। तो कहें कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए ली, पहला बेनी का अर्थ हमारा क्या हुआ, वो अर्थ है कवि के लिए, और दूसरा जो बेनी है वो बिल्ली की पूंछ के लिए है। तो यहां पर जहां एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर उस अलंकार होता है यमक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं शब्द अलंकार है। अब हमको बताना है ऑप्शन से, इसमें शब्द अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या मानवीकरण। तो क्या है, श्लेष अलंकार जो होता है वो शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार में ये 3 जो है भेद होते हैं। तो श्लेष हमारा शब्द अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण ये हमारा अर्था अलंकार है। तो सही ऑप्शन है श्लेष अलंकार। तो यहां पर हमारे जितने भी व्याकरण आधारित प्रश्न थे वो सभी खत्म हो गए। अब प्रश्न संख्या 7 से हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। यहां पर हमारे सामने जो गद्य खंड है उस पर आधारित एक गद्यांश दिया गया है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पे आधारित हमारे पास 5 प्रश्न रहेंगे और 5 ही प्रश्नों के हम यहां पर उत्तर देंगे। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। क्या दिया है, डांडे तिब्बत से में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल जाती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस का उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूकें लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। तो मतलब डांडे कैसी निर्जन जगह है इसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डांडे की ऊंचाई लगभग कितनी है। अभी हमने पढ़ा था ना कितनी थी, वो थी आपकी 16-17 हजार फीट की ऊंचाई थी। नेक्स्ट आते हैं, डाकुओं के लिए डांडे सबसे अच्छी जगह क्यों है, क्या कारण था। ऑप्शंस, अब जैसे अभी कुछ चीज़ तो हमें एक्यूरेट पता होती है तो हम तुरंत लगा देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ऑप्शंस थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस पूरे पढ़ने पड़ेंगे। क्या है, बहुत ऊंचाई के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। दूसरा है, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण आदमियों के छिपने की अच्छी जगह है। तो और नेक्स्ट है, का और खा दोनों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास में का और खा दोनों सही है, अर्थात बहुत ऊंचाई के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है, और दूसरा नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण लोग वहां पर छिपने में सफल हो जाते हैं। तो सही क्या है हमारा, का और खा दोनों ही। नेक्स्ट आते हैं, तिब्बत में हथियार संबंधी कौन सा कानून है। तो क्या था वहां पर, कोई भी कानून नहीं था, वहां पर हथियार रखने का कोई कानून नहीं। तो सही ऑप्शन है गा, वहां हथियार संबंधी कोई कानून नहीं है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार ऐसे निर्जन स्थानों पर अपराध पनपने का क्या कारण है, क्यों वहां पर इतना अपराध पनप रहा है, लेखक ने इसका क्या कारण बताया। तो देखिए क्या है, सर्वत्र निर्जनता और हथियार संबंधी कानून ना होना, सरकार की उदासीनता, अपराध होने पर गवाहों का ना मिलना, उपरोक्त सभी। तो यहां पर उन्होंने ये सारे ही कारण बताए हैं, तो सही क्या रहेगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट आते हैं हथियार संबंधी कानून ना होने के कारण लोग क्या करते हैं। अगर वहां पर कोई कानून नहीं है तो लोग वहां पर क्या करते हैं, वहां लाठी डंडे की तरह लोग पिस्तौल रखते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते हैं, ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। चलिए यहाँ पर गद्यांश आधारित हो गए। अब हमारे पास जो हमारा गद्य खंड है उसके संपूर्ण पाठों में से आधारित किसी भी पाठ में से जो है 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, उनके उत्तर हमको देने हैं, 2 मार्क्स का रहेगा। देखिए क्या है, राहुल सातकायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो कौन सा अपनाया था, वो था बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने। नेक्स्ट है ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत की जमीनों पर किनका अधिकार था। जब हमारे लेखक गए थे तब उस समय किनका अधिकार था, वो था वहां पर बौद्ध धर्म का अधिकार था। बौद्ध धर्म के जो मठ होते थे, मठ वाले होते थे, उन्हीं का सभी जमीनों पर अधिकार रहता था। अब हम आ जाते हैं काव्यखंड में। प्रश्न संख्या 9 और 10 हमारा काव्यखंड आधारित रहेगा। तो काव्यखंड के जितने भी पाठ हैं उसमें से हमारे पास में किसी एक पाठ से कुछ पंक्तियां रखी गई, इनको पढ़ना है और इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या है देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो ये हमारा जो काव्यांश हमने अभी पढ़ा, ये चैप्टर था ग्रामश्री से। क्या है दिए, प्रस्तुत काव्यांश के लेखक कौन है, तो ग्रामश्री के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर मखमल और कोमल हरियाली कहाँ छाई थी, तो कविता के हिसाब से वो छाई थी खेतों में। तो सही ऑप्शन है खेतों में। नेक्स्ट आते, नीला आकाश किस पर झुका हुआ है, पत्थर, समुद्र, भूमि या सभी पर। तो नीला आकाश किस पर झुका है, वो है भूमि पर झुका हुआ है। वैसे तो झुका सभी पर रहता है, लेकिन इस जो काव्यांश को हमने पढ़ा इसमें भूमि पर झुका हुआ बताया गया है। फसलों के पत्तों का हरा रस किसमें छलकता है, किसमें छलक रहा है, तिनकों में, पेड़ों में, पत्तों में या सभी में। तो किस पे छलक रहा है, वो है आपका तिनकों में। जो छोटे छोटे तिनके हैं पेड़ों के नीचे लगे हैं उसमें छलक रहा है। उजली जाली किसके समान है, सोने के, चांदी के, लोहे के या सभी के समान। तो उजली जाली है किसके समान, वो है चांदी के समान। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास काव्यखंड पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों को उत्तर देने हैं हमें। सूर्य सुबह की किरणें किसके समान लग रही हैं, सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लग रही हैं, चांदी की जाली, सोने की जाली, हीरे की जाली या रेशम की जाली। तो वो लग रही हैं चांदी की जाली के समान। नेक्स्ट है, नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं, तो किसकी है, वो है आपकी अलसी की। किसकी बताई गई है, अलसी की। अब हम आ जाते हैं गद्य खंड पर, यानी कि आपका दिया है पाठ पुस्तक। अब हम खंड बा पे आ गए। ध्यान रखिए, खंड बा अब पूरा हमारा वर्णात्मक शुरू हो रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे बहुविकल्पीय हो गए, खंड बा से हमारा वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न संख्या 11 है, फिर उसके बाद हमारे पास 12 आएगा और उसके, तो इनमें हमारे पास जो खंड संख्या 11 और 12 रहेगी ये क्षितिज बुक आधारित रहेगी, और प्रश्न संख्या जो 13 रहेगी वो हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका जो कृतिका है उस पर आधारित रहेगी। तो सबसे पहले जो हमारा 11वां प्रश्न हमने बताया क्षितिज पर आधारित है, उसमें हमारे पास गद्य खंड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने हैं देखिए, 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने। वर्ड लिमिट अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्णनात्मक प्रश्न करते हैं तो हर प्रश्न के साथ हमारे पास वर्ड लिमिट रहेगी, उस वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको काम करना है। ठीक है, 4 प्रश्न हैं, 3 आपको करने हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का रहेगा, 3 हमने किए तो 6 मार्क्स का हो गया। पहला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कौन सी घटना से पता चलता है भाई, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो पता चलता है। प्रस्तुत कहानी में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो हीरा मोती की गहरी दोस्ती को प्रकट करती है। पहला क्या है, दोनों बैल एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, ये तो हमने देखा ही देखा है। फिर है, गाड़ी खींचते समय दोनों यही चाहते थे कि अधिक से अधिक भार उनके कंधों पर रहे, मतलब वो अपने कंधों पे ज्यादा भार लेना चाहते थे, अपने मित्र के कंधे पर ज्यादा नहीं देना चाहते थे। दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते और हटाते थे।
फिर है, विपत्ति का सामना दोनों एक साथ हिम्मत से करते थे। खेत में मटर खाते समय दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया था। ये भी हमने देखा था। तो ऐसे कई हमने अनेक घटनाएं बताई ना, तो जितनी आपसे पूछी जा रही है वर्ड लिमिट के अंदर उतनी आप दे दीजिए। कांजी हौस में भी मोती हीरा को अकेला छोड़कर नहीं भागा। दीवा वो आजाद था, वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन चूंकि उसका दोस्त बंधा हुआ था इसलिए वो गया ही नहीं। गया के घर से भी दोनों बैल एक साथ रस्सियां तोड़ के भागे और झूरी के पास वापस आ गए थे। फिर क्या है, दोनों बैल कभी कभी आपस में सींग मिलाकर गहरी दोस्ती वाले मित्रों की तरह धौल धप्पा भी करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी हमने थोड़ी रखी, और भी कई ऐसी चीजें हैं जहां सर हमें देख के पता चलता है कि उनके अंदर बहुत गहरी मित्रता थी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करते हुए सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि ये इस पाठ का जो नाम रखा गया क्या ये एकदम सही है, और हमें सालिम अली जी की विशेषता को बताना है। तो देखिए क्या है, डायरी शैली में लिखे इस संस्मरण में सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उनकी दुखद स्मृति अब धुंधले सपने के समान है। सालिम अली प्रकृति तथा पक्षी विज्ञानी थे। वे सरल हृदय एवं करुणा के पुजारी थे। उनके हृदय में पक्षियों के प्रति अतः स्नेह था। तो किस तरीके से सांवले सपने, सांवले मतलब हो जाता है कि जो हमारे थोड़े दुख भरे क्षण होते हैं। तो अब उनके सालिम अली के मरने के बाद ही ये पाठ लिखा गया, तो वो दुख के क्षण थे जो वो व्यक्त कर रहे थे, तो इसीलिए इसका ये नाम रखा गया। और बाद में हमने उनकी विशेषताओं को भी बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को प्रेमचंद समाज के घृणित लोगों की ओर पैर की उंगली से इशारा करते क्यों प्रतीत हो रहे हैं, बताइए। प्रेमचंद के फटे जूते, तो लेखक हरिशंकर परसाई जी क्या बोल रहे हैं कि जो जूते से अंगूठा आपका बाहर आ रहा है उससे आप उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो समाज में घृणित लोग हैं। तो ऐसा उनको क्यों लग रहा है, आप ये बताना है। तो देखिए क्या है, फटे जूते में से निकलने वाली उंगली को देखकर लेखक को लगता है जैसे अंगुली लेखक और समाज पर व्यंग कर रही हो और संकेत द्वारा उनके प्रति अपनी घृणा को प्रकट कर रही है। इस घृणा का कारण था कि समाज में लोग परिस्थितियों से जूझने के बदले उनसे समझौता करते रहे, जबकि प्रेमचंद ने रास्ते में आने वाली बाधा रूपी चट्टानों से निरंतर संघर्ष किया, उन्हें लगातार ठोकर मारी। इसी प्रयास में उनके जूते भी फट गए। उन्होंने कभी भी झूठी मान्यताओं और आडंबरों के प्रभाव में आकर समझौता नहीं किया। तभी वे हाथ की उंगली की अपेक्षा पैर की उंगली से इशारा करना पसंद करते हैं। तो मतलब समाज ने उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें रखी और उन्होंने उन सभी मुश्किलों का सामना बचना नहीं किया, उनको हमेशा उन मुश्किलों का ठोकर मारकर सामना किया। तो यहाँ पर उन्होंने उन लोगों के ऊपर सीधे सीधे अपनी उस फटे जूते की तरफ की निकली उंगली से इशारा किया है कि तुम लाख मुश्किलें खड़ी कर लो, मेरा जूता भी फट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी खड़ी मुश्किलों को पैर से ठोकर मारकर तोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। और यही इशारा उन्होंने निकली हुई अपनी उंगली के से किया है। प्रश्न संख्या 14 है, थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? लिहाजा की ओर पाठ में बताना है कि जब वो भिखमंगे थे तो उन्हें अच्छा स्थान मिला, और जब वो एक अच्छे इंसान बन के भद्र व्यापारी बनकर गए तो उन्हें जगह नहीं मिली। इसका क्या कारण था? तो देखिए क्या है, लेखक का मानना है कि यह लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर होता था। थोंदला के पहले के आखिरी गांव में सुमति की जान पहचान के बहुत लोग रहते थे, अतः भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि उनका जो गाइड था, जो सुमति, उसकी पहचान थी, इसलिए उन्हें अच्छी जगह मिली। जबकि पहली बार भद्र वेश में होने पर उन्हें ठहरने का अच्छा स्थान नहीं मिला और वे एक गरीब के झोपड़े में ठहरे, क्योंकि शाम के समय वे लोग छंग यानी एक प्रकार की शराब पीकर अपने होश हवास में नहीं रहते हैं। अब क्या हुआ था, जब पहली बार गए थे भद्र वेश में, तो उनको क्या हुआ था, वो एक क्या कहते हैं उस समय पहुंचे जब सभी लोग जो है शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भाई जो भी आया जिसको जहां मिले वहां ठहर जाओ, वहां पर फिर लोग किसी की फिक्र नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्हें अच्छी जगह नहीं मिल पाई थी। अब हम आ जाते हैं काव्यखंड पे। काव्यखंड में भी वही 4 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 3 प्रश्न करने हैं। 25 से 30 शब्दों की हमारी वर्ड लिमिट रहनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे भी 2 मार्क्स का एक हमारा प्रश्न रहेगा। तो चलिए देखिए पहला क्या है, कैदी और कोकिला नामक कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से कैदियों को जो है तकलीफें दी जाती थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कोल्हू की जगह उन्हें लगाया जाता था, डाकुओं और चोरों के साथ रखा जाता था, बहुत तरह तरह की तकलीफ दी जाती थी। तो आपको यहाँ पर वही चीज़ बतानी है। तो देखिए क्या है, तत्कालीन अंग्रेज शासक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अत्याचार एवं दमनपूर्ण व्यवहार करते थे। उन्हें डाकू बदमाशों के साथ जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता तथा कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था। तो ये सभी जो काम जानवरों के होते थे वो इंसानों से कराए जाते थे। तो इस तरीके के अत्याचार किए जाते थे। दूसरा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। बच्चे काम पे जा रहे हैं पाठ के आधार पर, अब आपने कहां देखा है वो बताना है। तो देखिए, हमने अपने शहर में बच्चों को दुकानों में सामान देते बेचते देखा है, घर बाहर की सफाई करते देखा है, कूड़ा बीनते और बोझा ढोते देखा है, उन्हें घरों में नौकर के रूप में देखा है, ढाबों पर खाना पकाते परोसते बर्तन साफ करते हुए देखा है। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपने अपने शहर में कहां कहां पर बच्चों को काम करते देखा है। तीसरा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, आपने शब्दों में लिखिए। तो कैसा रूप धारण करने के लिए बोला था ये बताना है। तो सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया। सिर पर मोर पंख का मुकुट, गले में गुंज के फूलों की माला पहनकर, श्री कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण कर, हाथ में लाठी लेकर गोपी ने वन में ग्वालों के साथ जाने की कामना की। श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके वह उनके प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करना चाहती थी कि मतलब हम इनके तरीके से बन जाएंगे तो और हमें ऐसा लगेंगे, ताकि हम श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं पा पाते थे, तो इसलिए अगर ऐसा हम रूप धारण कर लेंगे तो कुछ पल के लिए तो लगेगा कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, आपको बताना है। तो रखान जी कैसे कैसे बताते हैं कि वो ब्रजभूमि के प्रति करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं पशु बनूं तो मैं गाय बन के जो है कहाँ रहना चाहता हूँ, नंद जी की गायों के बीच में। पक्षी बनूं तो यमुना जी के तीरे कदम के पेड़ पे रहना चाहता हूँ। पत्थर बनूं तो मैं कहाँ पर बनूं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। तो ये सभी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो देखिए क्या है, कभी मनुष्य के रूप में ब्रजभूमि में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। अगर मनुष्य जन्म हो तो ग्वाला बनकर रहना चाहेंगे। पशु यानी कि गाय के रूप में ब्रजभूमि में जन्म लेकर कभी नंद बाबा की गायों के बीच विचरण करना चाहते हैं। कभी पक्षी के रूप में ब्रजभूमि में जन्म लेकर यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर निवास करना चाहते हैं। कभी पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो मतलब ये अगर ऐसे से बनते हैं तो जो है ब्रजभूमि पर ही ये रहना, जन्म लेना चाहते हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 में। यहां पर हमारी जो हिंदी की पूरक पुस्तिका है कृत का भाग 1, उस पर आधारित हमारे 3 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और वो रहेंगे 50 से 60 शब्दों के मध्य में। अब 2 प्रश्न करने हैं तो एक प्रश्न हमारा रहेगा 4 मार्क्स का, यानी कि प्रश्न संख्या 13 हो गया हमारा 8 मार्क्स का। 2 प्रश्न करने हैं, 4 मार्क्स का एक रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए, इस जल प्रलय पाठ में से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया उन्होंने, क्या क्या प्रबंध किया। जब लेखक को एहसास हुआ कि उनके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। जो रसोई में जो गैस रहती है ना, जिसपे खाना बनता है, उसके बारे में। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने 1 सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सकें। तो बाढ़ आ जाएगी तो खाने पीने की चीजें भी नहीं मिलेंगी, बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कुछ समय बिताना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का उन्होंने प्रबंध कर लिया। प्रश्न संख्या 2 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये है रीढ़ की हड्डी के हिसाब में जो प्रश्न हमारा पाठ है, उससे हमें पूछा गया है। तो देखिए क्या हम कर सकते हैं।
तो क्या देखिए, समाज में महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला है, हम स्वयं भी नारी का सम्मान करें एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। खुद भी सम्मान करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। हम नारी के अधिकारों का आदर करते हुए माँ, बहन तथा अन्य सभी स्त्रियों के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें। तो इन सभी के प्रति अपना आदर प्रकट करें और समाज में उन्हें उनका स्थान भी लाएं। समाज की पुरुष प्रधान सोच को बदलने हेतु प्रयास कर सकते हैं। दहेज एवं नारी शोषण का विरोध कर उन्हें उचित गरिमा दिला सकते हैं। दहेज प्रथा नारी शोषण का सबसे प्रमुख कारण है, तो इसलिए उसको सबसे पहले खत्म करना है। और नारी गरिमा से संबंधित कोई भी ऐसी चीज है तो जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, हमेशा उसका विरोध करिए। नेक्स्ट आता है, नारी के प्रति हो रहे अत्याचार का मुखर विरोध कर संघर्ष से उनका साथ दें। किसी भी प्रकार का अगर कहीं पर नारी विरोध किया जा रहा, नारी के प्रति कोई भी अपराध या अत्याचार हो रहा है तो उसका पूरा विरोध करें और उसके लिए संघर्ष चलाएं और उसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लें। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। जो लेखिका थी उनके घर में जो है उनकी दादी के जो घर का माहौल था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, क्या लेखिका की दादी के घर का माहौल दूसरे घरों से अलग था। उनके घर में लड़की लड़के में कोई भेद नहीं था। स्त्रियों का पूरा आदर सम्मान किया जाता था। लेखिका की माँ का भी घर से बहुत मान सम्मान किया जाता था। हर चीज उनसे पूछ के की जाती थी। स्वयं दादी ने अपनी पतोहू के गर्भवती होने पर लड़की होने की कामना सभी के सामने की थी। परिवार में साहित्यिक माहौल भी था। लेखिका की मां पुस्तकें पढ़ने, साहित्य पढ़ने, संगीत सुनने, चर्चा करने में अपना अधिकतर समय व्यतीत करती थी। तो उनके दादी के घर का जो माहौल था वो इस तरीके से था, उन्होंने बताया। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड बा के प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17 ये 4 प्रश्न हमारे लेखन कार्य संबंधी है। अब ये जो लेखन कार्य संबंधी है इसमें जो है हर जगह विकल्प दिए गए हैं। आपका अनुच्छेद है, पत्र है, आपका ईमेल लेखन है, संवाद लेखन है, सूचना लेखन है, लघु कथा लेखन है। तो ये सारी चीजें इनके अंतर्गत आएंगी। तो सबसे पहला हमारे पास में जो लेखन कार्य का प्रश्न आ रहा है और इस प्रश्न पत्र का जो 14वां प्रश्न है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है वो है अनुच्छेद। कोई 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, एक अनुच्छेद करना है और जो एक अनुच्छेद आपको लिखना है वो लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। वर्ड लिमिट हर जगह मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिए। 80 से 100 शब्दों के बीच में करना है। जो भी आप एक अनुच्छेद करेंगे वो हमारा रहेगा 6 मार्क्स का, ठीक है। हर अनुच्छेद के साथ कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको अनुच्छेद को बताना है, उस अनुच्छेद के अंदर चीजें लिखनी है। जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन है, क्या है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब जो है प्रकृति अपने परिवेश को किस तरीके से पल पल बदलती है इसके बारे में लिखना है। अब इसमें नहीं आप अपनी मर्जी से लिखो, इसमें आपको जो लिखना है उसमें क्या है, सबसे पहले बताना है प्रकृति क्या है ये बताएंगे, फिर आप बताएंगे इसके बदलते रूप का और महत्व को, कैसे उसका रूप बदल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर है हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ों में ही आप इसके 80 से 100 शब्दों के बीच में इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, अनुच्छेद में आपके सामने 3 ऑप्शन है, तो जो भी आप एक ऑप्शन ऑप्ट करेंगे उसे मिडिल टॉप हेडिंग पे लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने कौन सा ऑप्ट किया है, ठीक है। तो हमने मिडिल टॉप हेडिंग दे दिया, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। क्या है, हमारे आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां आदि ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति की गोद में वो सुख है जो हजारों लाखों की संपत्ति पाकर भी नहीं मिलता। इसके सानिध्य में रहकर मनुष्य जीने की प्रेरणा पाता है। प्रकृति की हरियाली में सुख और शांति है। जब प्रकृति के आकर्षण में व्यक्ति आनंद मग्न होता है तो उसका मन मुग्ध हो उठता है। प्रकृति का स्वभाव सरल, शांत और सुखकारी है। यहाँ शीतलता भी है, चंचलता भी है, विरल शांति भी है, मन को प्रसन्न करने वाले दृश्य भी हैं। प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती है।
वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेशों में हर पल परिवर्तित हो रहे परिवेश को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। वर्षा ऋतु में कभी पर्वत फूल रूपी आंखों के माध्यम से नीचे तालाब में अपना रूप निहारते हैं, तो कभी झरने पर्वत का गौरव गान करते हैं। कभी पर्वत बादलों के पीछे छिप जाते हैं, तो कभी शाल के वृक्ष धरती में धसे प्रतीत होते हैं। दृश्य तेजी से बदलते रहते हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति के पर्वतीय प्रदेशों के बदलते बादलों के रूपों में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र देव ने इंद्रजाल फैला दिया हो। कभी मूसलाधार वर्षा, कभी धूप, कभी बादलों का छा जाना, धूप के निकलने पर आसपास का वातावरण का सौंदर्य स्पष्ट होना, बादलों के आने से चारों ओर अंधेरा छाना जाना, झरनों का मोती की लड़ियों के समान सुशोभित होना, झरनों का झरझर के स्वर से पर्वत का यशगान करना। तो किस तरीके से पल पल परिवर्तित जो वेश हो रहा है वो हम बता रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है प्रकृति सचमुच पल पल अपना रूप बदलती है। आजकल बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण प्रकृति का स्वरूप बिगड़ने लगा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वर्षा निश्चित नहीं है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हमें वृक्षों को कम से कम काटना चाहिए तथा वृक्षारोपण करना चाहिए। कहीं पर भी तथा विशेषकर पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर जाकर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। प्लास्टिक की बोतलों और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे कर्तव्य हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यात्रा जिसे मैं भूल नहीं पाता। अब आपने ऐसा कोई ट्रैवल किया हो जिसे आप नहीं भूल पाए, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहे, तो उसे आपको लिखना है। यहाँ पर वो आपको 3 संकेत बिंदु दिए हैं। कहाँ की यात्रा करी, विशेष घटना का वर्णन जो आप घटना घटी, और वो अविस्मरणीय कैसे रही। ये 3 चीजें आपको बतानी। कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ। अगर आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो उसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे, यात्रा जिसे मैं भूल नहीं पाता। फिर क्या है? मैंने अलग अलग साधनों से अपने जीवन में कई यात्राएं की हैं। मैं रमेश चौहान एक गांव का रहने वाला हूं जो आगरा जिले में आता है। मैं अपनी परीक्षा देने के लिए नागपुर जा रहा हूं। मैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। तभी थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और मैं अपना बैग लेकर उसमें चढ़ गया। मैं अभी तक अकेला ही था, लेकिन तभी अचानक एक लड़का मेरी तरफ दौड़ा जिसका नाम अमन था। वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतना अधिक घबराया हुआ था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि उससे उसके विषय में पूछा तो वह बोला कि वह भी महाराष्ट्र जा रहा है, लेकिन उसकी सीट कंफर्म नहीं है। मैंने उसे धैर्य बंधाते हुए अपनी सीट पर बैठा दिया। अब वह शांत व प्रसन्न नजर आ रहा था। धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही देर में ऐसा महसूस होने लगा कि हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हैं। रेल तेजी से गंतव्य की ओर चली जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ भोजन किया। हवा तेज थी। जब हम नागपुर से कुछ दूर ही थे, तभी हमें संतरों के दूर दूर फैले बाग दिखने लगे। संतरों की खुशबू से वातावरण महक रहा था। तभी नागपुर रेलवे स्टेशन पर आकर रेल रुकी और मैं अमन को, जो अब तक मेरा दोस्त बन चुका था, अलविदा कहकर रेल से उतर गया। सॉरी। एक अजनबी की मदद व अमन के व्यवहार से मेरा मन प्रसन्न था। अतः जब कभी दूसरों की सहायता करने का अवसर मिले तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। तो किस तरीके से हमने दूसरे की हेल्प करी, इस बात को लेकर हम बड़े खुश थे। आपके साथ ऐसी कोई घटना जो आपको हमेशा याद रहे, आप उसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, स्कूल इमारत की आत्मकथा। स्कूल की जो बिल्डिंग होती है उसकी आत्मकथा हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है। अब आत्मकथा को आपको 3 पॉइंट्स में बताना है, मतलब 3 संकेत बिंदु दिए हैं। इसी के आधार से आप पूरे 80 से 100 शब्दों के बीच में इस पूरे अनुच्छेद को लिखेंगे। निर्माण कथा, यानी कि उसकी जो निर्माण की कथा रही वो, फिर बच्चों का साथ और मेरा सपना, अर्थात आपका सपना नहीं, इमारत का सपना। ठीक है, वो लिखेंगे। देखिए, मिडिल टॉप हेडिंग दे दी, स्कूल इमारत की आत्मकथा। फिर क्या है? शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन आज भी भारत में कई गांव शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे ही एक गांव में शिक्षा के महत्व को देखते हुए मेरे निर्माण का निर्णय लिया गया।
गांव, अब यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं आत्मकथा, तो आप क्या है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के तौर पर इसे लिख रहे हैं, इसीलिए मैं, आत्मकथा जो शैली रहती है उसमें हमेशा हम मैं करके ही लिखते हैं। गांव के प्रधान ने मेरे निर्माण के लिए भूखंड दान में देकर नींव रखी। कई मजदूर रात दिन कार्य में लगाए गए, क्योंकि अप्रैल माह से प्रारंभ होने वाले सत्र से पहले मेरे निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लेना था। धन व समय की कमी के कारण कई गांव वाले भी श्रम दान करने को आगे आए। निस्वार्थ भाव से मैंने निर्माण में बहाए उनके पसीने से मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने लगी। मेरा निर्माण एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा था। धीरे धीरे मैं आकार लेने लगी। छोटी बड़ी कई कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय आदि का निर्माण होने लगा। एक बगीचे के द्वारा मेरे आंचल को हरा भरा बनाया गया। तरह तरह के फर्नीचर, श्यामपट, पुस्तकों, खेल के सामान आदि साधनों से मुझे सजाया गया। सत्र के प्रारंभ होते ही छोटे बड़े कई बच्चे विद्यालय गणवेश में सुसज्जित होकर मेरे आंगन में आए। उनकी किलकारियों व शरारतों से मेरा नीरस वातावरण गुंजायमान हो उठा। उनकी शिक्षा प्राप्ति में सहायक बन मैं स्वयं को धन्य मानने लगी। मेरा यही सपना है कि भविष्य में मेरा आकार समय समय पर विस्तार लेता रहे, ताकि अधिकाधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर एक आदर्श नागरिक बन सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो किस तरीके से मेरा जो सपना है वो, यानी कि एक बिल्डिंग का जो सपना है वो, तो कहाँ से कथा से लेकर उन वहाँ पे बच्चों का पढ़ाया जाना और सपना सभी कुछ जो है वो हमने इसमें बता दिया। और इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या जो 14 था वो यहाँ खत्म हुआ कि किस तरीके से जो है हमने 3 अनुच्छेद किए। अब आपको इनमें से कोई एक अनुच्छेद करना था। तरीके आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अनुच्छेद लिखने में परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पत्र पर। जब अब आ गया हमारे पास पत्र, यहाँ पर 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से आपको करना है कोई एक पत्र। एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। जो भी आप पत्र करेंगे, पत्र हमारा जो रहेगा वो है 5 मार्क्स का, एक ही करना है, 5 मार्क्स का रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे कि औपचारिक है अनौपचारिक है। आपके क्षेत्र में अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। अब आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा मकान बन रहे हैं, ठीक है, और मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं, हर जगह आप ग्रीनरी काटते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपने जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो ये एक औपचारिक पत्र है। हाँ, तो औपचारिक पत्र में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके पदभार नाम के साथ में हम शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्या है, जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 30/3/2000। तो दिनांक वही रहेगी जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। विषय रहेगा औपचारिक पत्र है, जिलाधिकारी को पत्र अनाधिकृत मकान बनाए जाने के संबंध में। मान्यवर, विवश होकर कहना पड़ रहा है कि इन दिनों महानगर की प्रमुख गलियों से होकर जाना असहज हो गया है। कारण यह है कि गलियों में जहां तहां लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उस पर अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं। कहीं सड़कों पर रेत की ढेरी पड़ी हुई है तो कहीं ईंट की पंक्तियां सजी हुई हैं। कई जगह सड़कों पर पान तंबाकू बेचने वालों ने ईंट की दीवारें उठाकर दुकानें बना रखी हैं। इन सब कारणों से सड़क से गुजरने वाले यात्रियों को दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इन नगर के में अनाधिकृत बने मकानों को हटाने के लिए जल्द से जल्द आदेश दें, ताकि सभी लोग अमन चैन से जीवन व्यतीत कर सकें। तो आपने बता दिया कि शहर में किस तरीके से ये सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। इसके लिए हम सब आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय आलोक। तो नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और चाहें तो यहाँ अपना इनिशियल एड्रेस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब आ गया हमारे पास दूसरा पत्र। दूसरा पत्र का पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या है। अपने छोटे भाई को अध्ययनशील होने के लिए सलाह देते हुए पत्र है। तो अब यहाँ पर क्या है, आप छोटे भाई को दे रहे हैं, तो ये एक अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखते हैं। तो क्या है, 7/37 रामबाग, आगरा। फिर यहाँ पर क्या है, दिनांक दे दी हमने 30 मई 2000। फिर उसके बाद अब अपने मित्र, प्रिय सुरेश, सदा सुखी रहो, तुम होनकार बालक हो। व्यक्ति का विकास अध्ययन से ही होता है।
ठीक है, अब होनहार है और उसका विकास अध्ययन से ही होता है। अध्ययन ही व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। आज का युग संघर्ष का युग है। इसमें वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो श्रेष्ठतम होता है, और श्रेष्ठतम बनने का साधन अध्ययन ही है। अध्ययन में कभी भी आलस्य मत करना। सुचारू रूप से तुम्हारा अध्ययन चलता रहना चाहिए। साथ ही पढ़ते समय एकाग्रता भी आवश्यक है और लगन भी। आशा है इन संकेतों को समझकर तुम एकाग्रचित्त होकर अध्ययन में जुटे रहोगे। यही तुम्हारे लिए श्रेयकर है। इसी से तुम्हें परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारा अपना ही हरीश। तो इस तरीके से आपने पत्र यहाँ पर लिख दिया। खत्म हो गया। अब आ गए प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया है वो है 2 लघु कथाएं। दोनों में से कोई एक आपको करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लघु कथा करते हो तो वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ऑप्शन में ईमेल है, अगर आप वो करना चाहो तो वो भी हमारा 5 मार्क्स का रहेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास लघु कथा में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बचत का महत्व, जो हमारी सेविंग होती है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देखिए क्या है, किसी गाँव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। इस वर्ष सूखा पड़ने के कारण फसल ना हो पाई। अनाज की कमी होने की वजह से वह सदैव चिंतित रहता था। घर में राशन केवल इतना ही था कि वह 11 महीने तक चल सके। अगली फसल होने तक उसे बाकी 1 महीने के राशन की चिंता बार बार सता रही थी। किसान की पत्नी ने उसे इस तरह परेशान देकर पूछा, आप आजकल किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तब किसान ने अपनी चिंता का कारण अपनी पत्नी को बताया। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि वह किसी बात की चिंता ना करे, वह उस 1 महीने के लिए भी राशन का इंतजाम कर लेगी। जब पूरा वर्ष आराम से निकल गया और अगली फसल भी अच्छी ही हुई, तब किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ। पत्नी ने कहा, जब से आपने राशन के बारे में बताया तभी से मैं जब भी रसोई के लिए राशन निकालती तो उसी में से 2 मुट्ठी अनाज हर बार कोठी में वापस डाल देती। बस उसी की वजह से 12वें महीने के राशन का इंतजाम भी आराम से हो गया और पूरा वर्ष आराम से गुजर गया। जीवन में बचत की आदत डालनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में जमा पूंजी काम आ सके। तो जैसे अभी आप लोगों को भी भाई, आप लोगों की पॉकेट मनी है या कहीं से भी जो पैसे मिलते हों, उन्हें आप हमेशा सेव करके रखो, क्योंकि ये आगे आपके, अब ये नहीं कि आपको आगे काम आएंगे। एक बात ये है कि आपके अंदर बचत की एक आदत पड़ेगी और बाद में जब हो गए तो आप कुछ अच्छी चीज़ भी अपने लिए खरीद सकते हैं। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन, क्या है? एकता में बल। अब एकता में बल के ऊपर हमें एक लघु कथा लिखनी है। क्या है देखिए, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, पर वे सदा लड़ते झगड़ते रहते। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा, उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया। तब किसान ने एक लकड़ी का गट्ठर मंगवाया और चारों लड़कों को बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, पर किसी से भी वह गट्ठर ना टूटा। फिर किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोलकर आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। किसान ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार से लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाए, उसी प्रकार उन्हें भी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि कोई उन्हें हानि ना पहुंचा सके। यह सुनकर चारों लड़कों की आंखें खुल गईं और वे समझ गए कि आपस में मिलजुल कर रहने से कितना बल है। तो यहाँ पर अभी हमारे लघु कथा हो गई, तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते थे, या अगर आप लघु कथा नहीं करना चाहते तो आप ईमेल कर सकते हो। तो अब ईमेल लेखन में देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, पाठ्यक्रम विवरण के संबंध में जानकारी मांगने हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। मतलब किसी भी संस्था में आप अगर कोई क्लास करना चाहते हैं तो उसके पाठ्यक्रम यानी कि उसके सिलेबस की जानकारी आप चाहते हो, तो उसके लिए आप ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम यानी कि आपको अपना बताना है, तो आपका जो भी नाम है उसी से आप यहाँ पर ईमेल बना दोगे। तो यहाँ पर हमने मुकेश नाम रखा है, तो मुक 89 करके हमने ऐसे बना दिया आईडी। फिर आप जिस संस्था को लिख रहे हो वो क्या है, EP2। तो यहाँ पर जिस भी संस्था को लिखोगे उसके इनिशियल से आप यहाँ पर जो है वो ईमेल बना देंगे। अब यहाँ पर क्या है देखिए, विषय पाठ्यक्रम वितरण के संबंध में जानकारी मांगने हेतु। माननीय महोदय, मैं BSc पास किया है। क्या मैंने क्या किया, BSc पास किया है।
मुख्य विषय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक के साथ डिग्री परीक्षा। मैं कंप्यूटर विज्ञान में एक कोर्स करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके संस्थान में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के विवरण के संबंध में जानकारी चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने पाठ्यक्रम के विवरणिका की एक प्रति भेज सकते हैं? आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद, मुकेश, फिरोजाबाद। तो आपने पूरी एक प्रति मंगा ली है कि हमको दे दीजिए, तो हमें ताकि आसानी हो और हम कोई कोर्स कर सकें। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 17 में। यहां पर हमारे पास ऑप्शन में दो चीजें दी हैं, एक तो संवाद लेखन है और दूसरा हमारे पास सूचना लेखन है। दोनों में से आप कोई एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप करेंगे वो आपका रहेगा 4 मार्क्स का। क्या है देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली 2 छात्राओं के मध्य परस्पर वार्ता को लगभग 80 शब्दों में लिखना है। अब क्या है, 2 छात्राएं आपस में बात कर रही हैं, कौन सी? वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पाने पे, ठीक है। तो कोई भी 2 नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने मनस्वी और दिशा लिया है, आप कोई नाम लिख सकते हैं। देखिए क्या है, मनस्वी, कैसी हो? तुमने प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में बहुत अच्छा बोला। दिशा, तुमने भी तो विपक्ष में कितना अच्छा बोला था। मनस्वी, लगातार 2 सप्ताह के कठोर परिश्रम व अध्यापिकाओं के निरंतर मिलते सहयोग का परिणाम है। दिशा, निसंदेह अनुभवी व शिक्षित अध्यापिकाओं के कारण ही हम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं। मनस्वी, हाँ, अंतिम समय में बताए गए नए व प्रामाणिक विचार ही हमारी इस प्रतियोगिता के जीत का कारण हैं। दिशा, हाँ, सही कहा तुमने, फिर भी तुम्हें बधाई देती हूँ। मनस्वी, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। तो किस तरीके से प्रथम आए और उनके बीच जो उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसमें उन्होंने कितना अच्छा बोला, इस बात में उन्होंने दोनों की तारीफ करी थी। अब आते हैं अथवा करके, मैंने बोला था ना एक सूचना है। सूचना का टॉपिक देखिए क्या है। आप विद्यालय की छात्र कल्याण परिषद के सचिव हैं। आप, ठीक है, आप जो सूचना बनाने जा रहे हैं वो कहाँ के हैं? छात्र कल्याण परिषद के सचिव हैं। विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में भाग लेने के इच्छुक छात्रों के नाम आमंत्रित करने हेतु लगभग 80 शब्दों में सूचना आपको तैयार करनी है, ठीक है। अब किसके लिए है? आप कर रहे हैं वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए, तो बहुत सावधानी से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जैसे आपको करना है वैसे आप यहाँ पर एक बॉक्स बना, हमेशा बॉक्स के अंदर ही सूचना बनाइएगा। अब जिस भी स्कूल से है, कौन से है? डीएवी स्कूल से है, गांधीनगर, और सूचना है, ठीक है, ये हमने दे दिया इतना। फिर उसके बाद आ जाते हैं दिनांक हमने दे दी। फिर आते सूचना क्या है? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विद्यालय वार्षिकोत्सव 2019 मनरेगा, जिसकी जानकारी निम्नलिखित है, ठीक है। क्या है? तिथि 31 मार्च 2000, समय प्रातः 8 बजे शाम 6 बजे तक। फिर उसके बाद क्या है? स्थान खेल मैदान, डीएवी विद्यालय, गांधीनगर। इस कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, कला आदि कलाओं में भाग लेने हेतु इच्छुक छात्र अपना नाम खेल मैदान में सचिव को लिखवाएं। निदेशक सचिव, कल्याण समिति, गांधीनगर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर बता दिया कि क्या क्या कहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला है, और जो लोग भाग लेना चाहते हैं जिस भी कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी हमने दे दी नृत्य, संगीत, कला, तो जो कोई भी जिस कैटेगरी में भाग लेना चाहता है आके और सचिव के पास अपना नाम लिखवा ले। ये नोटिस बनाकर आप नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए, तो आप सचिव के तौर पे आपके सामने नाम आने लगेंगे। तो ये हमारी बन गई सूचना, ठीक है। और इसी सूचना के साथ हमारा पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर खत्म होता है। हमने बहुत अच्छे से जो प्रश्न संख्या 4 थी उसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो अभी और भी सैम्पल पेपर हैं, लेकर आऊँगी और इसी तरीके से साथ साथ सॉल्व करेंगे। आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। लिटरली रिटन में आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, सिर्फ वर्बली पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हमें लिख कर ही देना है। तो हमेशा रिटन तौर पर ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।